हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हमारे पास साइंस रिपोर्टर मैगजीन का ई एडिशन अवेलेबल हो चुका है जनवरी 2021 का। मार्केट में 30 रुपये की मैगजीन मिलती है, कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे एक ही लिंक है, वहाँ पर पीडीएफ पड़ी हुई है, उसको उठा लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम लिंक है। उसके बाद आगे चलें तो साइंस रिपोर्टर जनवरी 2021 की मैगजीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी करंट अफेयर्स बने 2020 के अंदर, तो पूरे साल के करंट अफेयर्स यहाँ पर एक ही मैगजीन में कवर किए गए हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगजीन हो जाती है। ओके। और राइट, आगे चलें तो फेसबुक का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और राइट, आगे चलें। ये आपका कंटेंट दिया हुआ है, फिर एक एडवर्टाइजमेंट, और उसके बाद यहाँ से हमारे आर्टिकल शुरू होते हैं। तो पहला आर्टिकल है, इंडिया के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का इकोसिस्टम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन जरूर से आएगा मेंस के अंदर, ठीक है। तो मेंस के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये क्वेश्चन जरूर से आपका बनता है। ओके, देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। देखिए, जब हम स्वतंत्र हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है उसमें कई तरह की पॉलिसीज़ आई। बेसिकली 4 पॉलिसीज़ की बात यहाँ पर की गई है। जैसे साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1958 में, फिर टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट आया 1983 में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी आई 2003 में, फिर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी आई 2013। तो ये आपको क्रोनोलॉजी में याद रखना है कि पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको याद रखनी है। लास्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013 में आई थी। अब इस पॉलिसी को चेंज करके एक नई पॉलिसी लाने की बात चल रही है, STI पॉलिसी 2020। और नए साल की शुरुआत इसी चीज़ से हुई है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ड्राफ्ट किया है एक नई पॉलिसी को, जो कि चेंज करेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2013 को, ठीक है जी। ओके, अब इस पॉलिसी के कुछ मेन जो फीचर्स हैं वो देखते हैं। तो पॉलिसी जो है वो आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट इंडिया के ऊपर बनाई गई है, ठीक है। तो न्यू पॉलिसी के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमें कंट्री को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर में अव्वल बनाना है, ठीक है। तो कंट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है, मतलब दुनिया भर में ज़्यादा रिसर्च होती हैं तो इंडिया भी उन रिसर्च का हिस्सा बने, ठीक है। उसके बाद जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं या की एरियाज़ हैं, उनमें इंडिया की जो क्षमता है उसको बढ़ाना है, ठीक। तो ये कुछ इशू हैं। साथ में हम इसके अंदर बनाएंगे एक नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ऑब्जर्वेटरी, हम बनाएंगे टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रेमवर्क, हम बनाएंगे स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी बोर्ड, और हम बनाएंगे स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। तो ये पॉइंट्स आपको एज इट इज़ याद रखने हैं, ठीक है। ये आएगा 100%, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, अब इस नई पॉलिसी का विज़न क्या है। तो विज़न ये है कि जैसे 4 पॉइंट्स बताए मैंने, नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ऑब्जर्वेटरी। तो नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ऑब्जर्वेटरी ये क्या होगी, ये होगी सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड रेपोजिटरी होस्टिंग ऑल फाइनेंशियल स्कीम्स। सरकार जितनी भी स्कीम्स, प्रोग्राम्स, ग्रांट्स, इंसेंटिव्स चला रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उन सबको यहाँ पर जो है वो डाला जाएगा। उन सब का डाटा इस ऑब्जर्वेटरी के अंदर इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये था। अगली बात, दूसरी चीज़ आ रही है टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं, देखिए। और जो मीज़र्स हैं उसके अलावा, टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रेमवर्क विल फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। तो स्वदेशी जो टेक्नोलॉजी है उसका यहाँ पर क्रिएट करना है। एंड इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ए स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी बोर्ड भी क्रिएट किया जाएगा, जो कि ऊपर बताया स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी बोर्ड। ये एक्ट करेगा एज ए कनेक्टिंग डिफरेंट स्ट्रेटजिक डिपार्टमेंट स्टेट, ठीक है। तो आपका जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रेमवर्क है वो तो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करेगा। और जो दूसरी चीज़ है स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी बोर्ड, वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देगा। जो चौथी चीज़ थी वो थी स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। ये क्या करेगा, अरे सिंपल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर का जो है वो कंट्रीब्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ाएगा, साथ ही पैसे का इंतजाम करना इस फंड का काम होगा। तो फंड में पैसा डाला जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ताकि जो एरियाज़ हैं साइंस एंड टेक के उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये जो एनवायरनमेंट इस तरीके का क्रिएट किया जाएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा जो हमारी इनोवेशन को बढ़ाने में, साथ ही हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज को बढ़ाने में भी ये हेल्प करेगा, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं।
ठीक, उसके बाद देखें तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पॉलिसी का इसके अंदर प्रोविज़न है। कहने का मतलब ये है, देखिए दुनिया भर में हर जगह रिसर्च होती है, तो रिसर्च होने के बाद आर्टिकल पब्लिश होते हैं। उन आर्टिकल की एक्सेस आम आदमी के पास नहीं होती, क्योंकि वो आर्टिकल्स का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। तो भारत सरकार क्या करेगी, उन आर्टिकल्स का एक सब्सक्रिप्शन खुद लेगी अपनी तरफ से गवर्नमेंट पैसे पर, ठीक है, और उसको अवेलेबल कराएगी फ्री ऑफ कोर्स टू द यूथ ऑफ इंडिया एंड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पॉलिसी, यानी कि सरकार अपने पैसे से सब्सक्रिप्शन लेगी और आपको फ्री में जर्नल पढ़ने के लिए मिलेगा, आपको रिसर्च पढ़ने के लिए मिलेगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपके काम की हो जाती है। उसके बाद आप देखें तो ये कंक्लूजन पॉइंट लिखा हुआ है कि साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन की जो पॉलिसी है ये काफ़ी अच्छी साबित होगी, गेम चेंजर साबित होगी। साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन का इकोसिस्टम इंडिया में बढ़ेगा और ये काफ़ी अच्छा सिस्टम रहेगा। ओके, ये पूरा ऐसे आपको एज इट इज़ अगर याद हो जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें आप देखें तो इंट्रोडक्शन के साथ साथ कंक्लूज़न तक और साथ में बॉडी के भी पार्ट्स दिए गए हैं। तो बहुत ही अच्छा ये यहाँ पर आर्टिकल निकला था, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा प्रीलिम्स के लिए आपको ये याद रखना है कि साइंस पॉलिसी रेजोल्यूशन 1958 में आया, क्रोनोलॉजी में 1983 में फिर कुछ आया, 2003 में और 2013 में लास्ट पॉलिसी आई थी। इसके बाद अब नई पॉलिसी बनाने की बात चल रही है, तो ये आपको क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। ओके आगे चलते हैं। देखिए 2020 का पूरा साल दिखाया गया है कि किस तरीके की चीज़ें पूरे साल में रहीं, और ये आर्टिकल के अंदर दिए गए छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं, यूपीएससी के लिए बिल्कुल भी काम के नहीं हैं। याद रखिएगा, एक दो पॉइंट है जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ें काम की हैं। तो हम देखेंगे, ये तो आपको पता ही है कि ये कोविड-19 भी 2020 में क्या हालत की, तो इसको यहाँ नहीं देखते हैं, या ये छोटे छोटे से जो चीज़ें यहाँ पर हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। जैसे दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया गया, 6G की बात कर रहा हूँ ना कि 5G की। ठीक है, तो 6G सैटेलाइट लॉन्च किया गया किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, चाइना के द्वारा। उसके बाद आपको ये याद रखना है, दूसरा जो करंट अफेयर के रूप में हम कह सकते हैं, प्रीसेवरेंस रोवर यहाँ पर लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। तो नासा का प्रीसेवरेंस रोवर जो कि मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए, मंगल ग्रह के एक्सप्लोरेशन के लिए लॉन्च किया गया फ्लोरिडा के बेस से, जो कि है कैप कैनेवेरल एयरफोर्स स्टेशन। तो आपको ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि कैप कैनेवेरल कहाँ है, तो याद रखना है कि फ्लोरिडा के जो है ये वहाँ पर है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें इग्नोर भी करनी है। ये कोई एक मिल्की वे से मिलती जुलती गैलेक्सी खोजी गई है, बिल्कुल भी काम की नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन पहले नहीं पूछे गए हैं, तो आगे भी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, या यहाँ पर देखिए, एस्प्रेसो कन्फर्म्स एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोक्सिमा बी। ठीक है, तो यहाँ पर एक अर्थ साइज एक्स्ट्रा सोलार प्लेनेट प्रोक्सिमा बी अराउंड द क्लोजेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी। आपको पता है कि धरती के सबसे करीब का स्टार कौन सा है, तो आप कहेंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। लेकिन प्रोक्सिमा सेंचुरी के पास में ही, इसके पास में ही एक दूसरा प्लेनेट खोजा गया है, वो है प्रोक्सिमा बी, और ये अर्थ साइज प्लेनेट कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा प्रोक्सिमा बी कहाँ है, क्या है, अर्थ साइज एक्स्ट्रा सोलार प्लेनेट है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। ओके उसके बाद यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ESO ने एक नई खोज की। उन्होंने वेरी लार्ज टेलीस्कोप VLT के थ्रू ये जांच की कि किस तरीके से प्लैनेट्स का जन्म होता है, कि किस तरीके से प्लैनेट का बर्थ होता है। तो प्लैनेट का बर्थ इस तरीके से होता है कि ये डेंस डिस्क ऑफ डस्ट एंड गैस लाइज अराउंड AB Auric and this is where the prominent spiral structure has been spotted where the planet might be forming। आपको बिल्कुल भी नहीं जानना, आपको क्या जानना है कि बस हाँ कि किसी तरीके से तो प्लैनेट का जन्म होता है डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू। ठीक है, तो स्पाइरल याद रखना और डस्ट पार्टिकल याद रखना, बस इतना ही काम का है। ठीक है, तो स्पाइरल संरचना के थ्रू डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा यहाँ पर होता है। वीनस ग्रह पर साइन खोजे गए हैं लाइफ के, कि वीनस जो ग्रह है वहाँ पर लाइफ हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड गैस मिली है। कहने का मतलब क्या है, हमें एक ऐसी गैस मिली है
जो कि सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित जंतु ही उस गैस का उत्सर्जन कर सकता है। अगर जीवित जंतु ही गैस का उत्सर्जन कर सकता है तो यानी कि उस ग्रह पर वो जीवित जंतु प्रेजेंट होना चाहिए। जीवित का मतलब होता है लाइफ, इसका मतलब है कि वीनस पर लाइफ प्रेजेंट है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। गैस कौन सी है? वो है फॉस्फीन गैस। ठीक है, तो फॉस्फीन गैस लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा एसोसिएटेड की जाती है, ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, काम का यूपीएससी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वीनस ग्रह पर इस तरह की गैस के प्रमाण मिले हैं। ओके ये देखिए, द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फीन गैस इंडिकेट्स दैट इट्स सोर्स कुड बी समथिंग अलाइव। तो इसका सोर्स कुछ ना कुछ जिंदा चीज होगी, तभी ये गैस वहाँ पर है। द रीज़न फॉस्फीन इज स्पेशल इज विदाउट लाइफ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक फॉस्फीन ऑन रॉकी प्लैनेट। रॉकी प्लैनेट पर लाइफ के बिना कभी भी फॉस्फीन गैस नहीं हो सकती। तो फॉस्फीन गैस के उत्पन्न होने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना बहुत ही ज़रूरी है। अर्थ हैज़ बीन द ओनली टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। The very important point here is the Earth has been the only terrestrial planet where we have found phosphine because there is life. तो अर्थ पर फॉस्फीन मिलती है क्योंकि अर्थ पर लाइफ है। वीनस पर फॉस्फीन मिलती है, इसका मतलब वीनस पर भी लाइफ होगी ही होगी। बस इतना पॉइंट याद रखना है। ओके, ये वाला याद नहीं रखना। ठीक है, ये आर्टिकल काम का नहीं है। या ये देख लीजिएगा, आइंस्टीन जी ने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पॉइंट याद रखना, उनकी थ्योरी पर अभी तक डाउट था कि उनकी थ्योरी सही भी है या नहीं भी है। तो अभी अभी एक स्टार जो कि ऑर्बिट कर रहा है सुपर मैसिव ब्लैक होल को, उसने ये कंफर्म कर दिया कि आइंस्टीन की थ्योरी बिल्कुल सही थी। ठीक है, तो स्टार ऑर्बिटिंग द सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ मिल्की वे विच मूव्स जस्ट द प्रेडिक्टेड बाय द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। इतना पॉइंट याद रखना है कि आइंस्टीन ने जो बताया था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू, उस चीज़ को यहाँ पर प्रमाण सिद्ध कर दिया गया है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पर डीआरडीओ के द्वारा कुछ जो उन्होंने 2020 में मिसाइल्स लॉन्च की, ठीक है, कुछ टेस्ट किए गए, वो देखते हैं। बस ऐसे नाम याद रखना, ऐसा रटना मत इनको। ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल लॉन्च की, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च की, QRSAM, कोई खास नाम नहीं है, याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर एनहेंस्ड वर्जन लॉन्च किया पिनाका रॉकेट सिस्टम का। पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिएगा, यहाँ पर एक कार्ड लगा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। पिनाका रॉकेट सिस्टम के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स लॉन्च की गई। उसके बाद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का फिर से परीक्षण किया गया। फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है द रुद्रम, ठीक है, क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा चटपटा नाम है। ठीक है, तो रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है। व्हाट इज़ रुद्रम? रुद्रम इज़ एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है, याद रखना, रुद्रम इज़ एंटी रेडिएशन मिसाइल। अभी अभी एक टर्म न्यूज़ में थी, रुद्रम क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल। उसके बाद क्या है? स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपीडो। ठीक है, तो ये भी याद रखना, एंटी सबमरीन वारफेयर ऑपरेशंस में यूज़ होती है। कहीं पर सबमरीन खड़ी हुई है, आप यहाँ से मिसाइल छोड़ेंगे पानी के अंदर, वो एक टोरपीडो की तरह उस मिसाइल को, उस सबमरीन को हिट करेगी। ठीक है, तो इस तरह की सिस्टम लॉन्च किए गए। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभ्यास, ठीक है, अभ्यास क्या है? अभ्यास है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ठीक है, तो एरियल टारगेट को हिट करने के लिए एक तरह की मिसाइल आप इसको कह सकते हैं। फिर आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, एक नई चीज़ बनाई गई डीआरडीओ के द्वारा, वो है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। इसकी स्पीड होती है, देखिए इसके अंदर जो है मैक 6 की स्पीड यहाँ पर आ जाती है। तो ये 6 टाइम है स्पीड ऑफ साउंड, जितनी स्पीड ऑफ साउंड होती है उससे 6 गुना तेज़ी से ये स्पीड में है। ठीक है, तो ये जो आपका व्हीकल है, ये इस तरीके से, आप इमेज भी देखिए साथ में, और 6 टाइम स्पीड इसकी साउंड से ज़्यादा है, याद रखिएगा। रीच्ड एल्टीट्यूड ऑफ 30 किलोमीटर वेयर हीट शील्ड सेपरेटेड एट हाइपरसोनिक स्पीड। तो 30 किलोमीटर तक जाती है, फिर इसकी शील्ड इससे अलग हो जाती है। स्क्रैम जेट इंजन का यूज़ किया गया है, याद रखिएगा, स्क्रैम जेट इंजन का यूज़ किया गया है, ना कि रैम जेट इंजन का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो स्क्रैम जेट का यूज़ किया गया है। उसके बाद इट विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो 5 मैक से ऊपर की स्पीड की मिसाइल्स बनाने में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। उसके बाद मोस्ट मिसाइल्स यूज़ द रैमजेट इंजन विच ऑपरेट्स एट द सुपरसोनिक स्पीड ऑफ मैक 3। तो रैमजेट इंजन की स्पीड मैक्सिमम जो है वो मैक 3 होती है। हमें उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, इसलिए हम स्क्रैमजेट इंजन का यूज़ करेंगे ताकि हमें मैक 5 से ऊपर की स्पीड मिल सके। तो दैट इज़ अ बेसिक पॉइंट हियर। ठीक है,
उसके बाद आपको एक पॉइंट ये भी पता होना चाहिए कि क्या होता है हैबिटेबल जोन या गोल्डिलॉक्स जोन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे एक प्लेनेट है, उसके सराउंडिंग का जो एरिया होता है, उसके सराउंडिंग का जो सरफेस होता है, वहाँ पर कुछ मात्रा में अ, देखिए लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर कुछ मात्रा में लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है जो कि ना तो हॉट होता है ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। इज़ अ एरिया अराउंड द स्टार वेयर देयर इज़ नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट। कहने का मतलब ये है, जैसे ये प्लेनेट है, इसके चारों तरफ एक एरिया होगा, ये एरिया ना तो ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा। यहाँ पर पानी ना तो भाप बन करके उड़ जाएगा ना ही पानी जम जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रहने लायक कंडीशंस हो सकती हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हैबिटेबल जोन। तो इस तरह का जोन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये होता है हैबिटेबल जोन या गोल्डिलोक जोन। दूसरा एक टर्म अभी अभी और देखी, एक्स्ट्रा सोलार प्लेनेट क्या होते हैं। एक्स्ट्रा सोलार प्लेनेट्स को हम एक्सो प्लेनेट भी कहते हैं। ये प्लेनेट्स होते हैं, देखिए हमारा जो सोलार सिस्टम है उसमें आप 8 ग्रह मानिए, ठीक है, और कुछ क्षुद्र ग्रह भी हैं, ठीक है, और साथ में हमारा सन, ये सब सोलार सिस्टम। इस सोलार सिस्टम के आउटसाइड, इस सोलार सिस्टम के आउटसाइड, ठीक है, किसी और स्टार का ऑर्बिट करने वाला ग्रह, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सोलार प्लैनेट। हमारे सोलार सिस्टम का नहीं होता, किसी और सोलार सिस्टम का हो सकता है, ठीक है, बट वो उस स्टार की जो है वो ऑर्बिटिंग कर रहा होता है। ठीक, तो इस तरह की छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं। या यहाँ पर ये छोटी सी खबर है कि नासा नासा ने एक इमेज ली है सन की। तो सन की बहुत ही क्लोज इमेज ली गई है, हाईएस्ट एवर रिजोल्यूशन, इतनी पास तक की इतनी क्लियर इमेज अभी तक किसी भी टेलीस्कोप द्वारा नहीं ली गई है, लेकिन नासा ने इस इमेज को क्लियरली लिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। ओके, और राइट, नासा का जो टेस है, टेस का क्या फुल फॉर्म है, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। तो नासा का सैटेलाइट है, ये पॉइंट याद रखना, और उसकी फुल फॉर्म भी याद रखना। इन्होंने फर्स्ट अर्थ साइज प्लैनेट ढूंढा है, यानी कि जो कि अर्थ के जैसा ही है, हैबिटेबल जोन गोल्डीलॉक जोन के अंदर में है। तो ये जैसे कि प्लैनेट है, ये आपका हैबिटेबल जोन हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, हरे रंग का जितना भी पोर्शन दिख रहा है, तो ये इस जोन के अंदर यहाँ पर एक अर्थ साइज प्लैनेट मिला है, तो ये होता है गोल्डीलॉक जोन। 20% बड़ा बताया जा रहा है कि पृथ्वी से 20% बड़ा ये ग्रह है। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे नाम आप देखें तो TOI 700 इसका नाम है, ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आर्टिकल नहीं पढ़ना, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल भी नहीं पढ़ना, इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये आर्टिकल भी नहीं पढ़ना, इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, उसके बाद एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी साइंस एंड टेक के कुछ क्षेत्रों में कवर करते हैं, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, तो उस ग्रेट बैरियर रीफ के अंदर हमें 500 मीटर टाल कोरल रीफ मिली है। तो 120 सालों के बाद हमें कुछ ऐसी इतनी बड़ी कोरल रीफ मिली है जो कि ऊंचाई में 500 मीटर तक जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो ये आप देखिए, इसकी जो हाइट है 500 मीटर तक की हाइट है, और इतनी इतनी ऊंचाई पर ये चीज़ें उगी हुई हैं। दूसरी बात करें तो दुनिया का हाईएस्ट ड्वेलिंग मैमल मिला है। खबर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, चटपटी खबर है, बट आपको थोड़ा सा देख लेना। नाम क्या है, येलो रम्ड लीफ ईयर्ड माउस। ठीक है, तो ये हाईएस्ट ड्वेलिंग मैमल ऑन द अर्थ, ये हमको मिला है। दुनिया का ओल्डेस्ट फॉसिल मिला है मॉडर्न वर्ल्ड का, जिसका नाम है बंडर चिकन। तो ये भी खबर ऐसे ही है, याद रखो मत रखो, लेकिन स्टेट PCS में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो दुनिया का ओल्डेस्ट फॉसिल मिला है मॉडर्न वर्ल्ड का, नाम है वंडर चिकन। ओके, यहाँ पर इंटरनेशनल समिट्स दी हुई हैं, कुछ जो कॉन्फ्रेंसेज हुई, जैसे वैभव वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट हुई। ठीक है, तो इस तरह की समिट जो कि 31 अक्टूबर 2020 में ये जो समिट है वो की गई, और 2 अक्टूबर को शुरू हुई थी गांधी जयंती के ऊपर। छठी ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग हुई, रशिया ने इसकी प्रेसिडेंसी की। ठीक है, तो ब्रिक्स में 6 कंट्रीज आते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, याद रखना। उसके बाद संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई हेल्थ मिनिस्टर्स की, और डिजिटल तरीके से मीटिंग हुई 2020 के अंदर, याद रखना। 36वीं आसियान समिट हुई। आसियान समिट जो है वो हनोई वियतनाम के अंदर हुई, और इसकी जो समिट की थीम थी वो थी कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव आसियान विद फोकस ऑन द कोविड-19 पेंडेमिक रेस्पॉन्स। तो कोविड-19 का जो रेस्पॉन्स है उसके ऊपर ये समिट का थीम रखा गया।
कॉमनवेल्थ मीटिंग हुई, याद मत रखना। 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग हुई, कि कौन सी 73rd, याद रखना, ठीक है। आगे बात करें तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, इनकी मीटिंग हुई। थीम क्या था? इन्वेस्टिंग इन द सस्टेनेबल फूड सिस्टम टू एंड हंगर बाई 2030 तक हंगर को ख़त्म करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 इससे हमारा पूरा होता है। तो इस तरह की मीटिंग्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 107वीं इंडियन साइंस कांग्रेस हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 से 7 जनवरी 2020 को ही कर्नाटक बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। और इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। तो याद रखना इंडिया साइंस कांग्रेस यहाँ पर हुई। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट हुई आबू धाबी में, UAE के अंदर, और इसकी जो थीम थी वो थी रीथिंक ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। और राइट, तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट भी हुई 2020 में, ठीक है। इसकी भी थीम है टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट, क्योंकि ये डिकेड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2020 से लेकर के 2030 का जो डिकेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने का हमारा अंतिम लक्ष्य है, और इसमें हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे करने ही करने हैं। उसके बाद अगर हम देखें, हमने एक एनिमल की खोज की, एक तेल अबीब यूनिवर्सिटी ने, जो कि इसराइल के अंदर है, उन्होंने एक एनिमल की खोज की जो कि ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करता सांस लेने के लिए, यूनिक नॉन ऑक्सीजन ब्रीदिंग एनिमल, ठीक है। तो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करता। कहाँ पर खोज हुई? इसराइल के अंदर, बस इतना याद रखना है। इसका नाम भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। फिर फंगी होती है, फंगी के ओल्डेस्ट एवर रिमेन्स मिले हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट फॉसिल एग फाउंड हुआ है अंटार्कटिका के अंदर, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की ये छोटी छोटी सी न्यूज़ हैं, और ये सब एग्जाम्स में वैसे भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते हैं, बस करंट अफेयर से याद रखना, या ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर क्या क्या तरक्कियाँ हुई, तो न्यू पेयर मिला है स्लेवरी ग्लांड्स का, ठीक है। तो इमेज देखिए, ये आपका ह्यूमन फेस है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो है एक नई यहाँ पर जो है ग्लैंड मिली है, ठीक है। तो इस ग्लैंड की खोज यहाँ पर हुई है, और इन ग्लैंड्स को कहा जा रहा है ट्यूबेरियल ग्लैंड्स। ट्यूबेरियल ग्लैंड्स बिकॉज ऑफ दियर एनाटोमिकल लोकेशन, तो जहाँ पर इनकी लोकेशन है उसके नाम के आधार पर इनको कहा जा रहा है ट्यूबेरियल ग्लैंड्स। नीदरलैंड के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की है, और ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेसोफाइलिंग्स एरिया के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो बिकॉज नाक के पीछे हैं ये, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये नोज़ के पीछे हैं, तो इसीलिए इनको जो है वो ट्यूबेरियल ग्लैंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। पॉइंट याद रखना। उसके बाद देखिए, जो ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं उनको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, मतलब वो ऐसे जैसे ओरिजिनल होते हैं वैसे ना दिखें, ट्रांसपेरेंट हों, उनके पार दिखे, जैसे हार्ट है तो हार्ट के पार दिखना चाहिए। ट्रांसपेरेंट ऑर्गन्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, काम की नहीं है, बट याद रख लो थोड़ा सा, ठीक है। शनेल स्मॉल माइकल मीडिएटेड ह्यूमन ऑर्गन एफिशिएंट क्लियरिंग एंड लेवलिंग, ठीक है। तो यार याद ही मत रखो इसको, ठीक है। अच्छी चीज़ जो है वो नहीं है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं है। फिर इन विट्रो रिप्रोडक्टिव जीनोम, तो ये डेवलप किया गया मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के द्वारा। इन विट्रो सिस्टम टू जनरेट अ जीनोम डेट कैन रीजनरेट पार्ट्स ऑफ द ओन DNA एंड प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो परख नली के अंदर ये सब काम प्रयोगशाला में हो रहे हैं, हमारे काम के नहीं हैं। ह्यूमन स्किन सेल से हमने एक धागा बनाया है, ह्यूमन स्किन सेल्स को निकाला और ह्यूमन टेक्सटाइल के रूप में हमने इसको डेवलप किया। ये काम की खबर है, और आपको पता होना चाहिए कि साइंस क्षेत्र के में ऐसे भी करंट अफेयर्स होते हैं। ये आपका हाथ है, आपका हाथ यहाँ से कट गया, ठीक है। आपके हाथ को कटे हुए को यहाँ से इस धागे से जोड़ दिया जाएगा, जो कि ह्यूमन स्किन सेल से बनाया गया है, और उस धागे को काटने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी तो टाँके कटवाते हैं, उस धागे को काटने की भी ज़रूरत नहीं है, वो धागे अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे आपके शरीर के साथ ही। तो ह्यूमन स्किन सेल का यूज़ करके ये धागे बनाए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, या ओ राइट, ये देखते हैं फर्स्ट फील्ड रिलीज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड मोथ। तो ये मोथ एक तरह का कीड़ा होता है, और इसका जेनेटिकली इंजीनियर्ड इसको किया गया है। द डायमंड बैक मोथ इज़ अ डिस्ट्रक्टिव पेस्ट। ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है, बेसिकली जो मोथ है वो फसलों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो GM मोथ होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड मोथ होगा, वो फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह की छोटी छोटी जो रिसर्च है वो भी यहाँ पर हुई। या ये खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। लिविंग रोबोट्स फ्रॉम द फ्रॉक सेल।
हमने एक फ्रॉग लिया, हमने उसके अंदर की जो फ्रॉग सेल्स हैं, जो उसके अंदर सेल हैं, उनको फ्रॉग सेल कह दिया, ठीक है। उनको एक्सट्रैक्ट किया, उनको एक्सट्रैक्ट करके हमने एक लिविंग रोबोट बनाया जिसको कहा जा रहा है जीनोबॉट। अब ये आपके काम की खबर हो जाती है कि क्या है जीनोबॉट। तो आप याद रखना, फ्रॉग सेल के द्वारा हमने एक लिविंग रोबोट बनाया है, ठीक है। ये टाइनी है, अबाउट अ मिलीमीटर वाइड, 1 मिलीमीटर चौड़ा है। द टिनी xenobot has approached a target with a payload like medicine which needs to be taken to a particular target inside the patient. It is released by the university or a scientist and a robotics expert at the University of Vermont who co-lead the research. ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्या है जीनोबॉट। तो जीनोबॉट एक तरीके का लिविंग रोबोट है। देखिए, आपके शरीर में जहाँ पर भी मेडिसिन पहुँचाने की ज़रूरत होगी ये रोबोट पहुँचाएगा, इतना याद रखना है, ठीक है। तो इस पर हम मेडिसिन जो है वो बांधेंगे और ये आपके शरीर में जाकर के उस मेडिसिन को पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर भी डालने की ज़रूरत है वहाँ पर इसको छोड़ आएगा। इसके लिए आपके शरीर को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ओके, फिर कुछ और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए कि दुनिया का सबसे छोटा डिटेक्टर बनाया गया, अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर, ठीक है। CSIR ने क्या क्या कहा है, CSIR ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलार ट्री बनाया है। इससे फ़ायदा ये होगा, दुर्गापुर में लगाया गया है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलार ट्री बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का ट्री है और उस पर पत्तों की जगह पर सोलार प्लेट्स जो हैं वो लगाई गई हैं ताकि बिजली का उत्पादन किया जा सके। एक होता है एसेफोइटाइड, ठीक है। तो ये हींग होती है, ठीक है, एक तरीके की हींग होती है। इस हींग का प्रोडक्शन इंडिया में किया जाएगा अब से, ठीक है जी। तो ये छोटा सा है। फिर भारतीय निर्देशक के द्रव्य उसको रिलीज़ किया गया, ठीक है। तो एक जो बेंचमार्क होता है ना कि क्वालिटी एश्योरेंस, जैसे एग्रोमार्क होता है, ठीक है, कि हाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, इसी तरीके का भारतीय निर्देशक द्रव्य भी लॉन्च किया गया है। और भी छोटे छोटे कई सारे काम हुए हैं बट आपको इतना सारा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप कार डेवलप किया गया। इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप कार डेवलप किया गया है, याद रखना, ठीक है। तो हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो इसीलिए इसके ऊपर इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ठीक। तो ये जो मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि स्मॉलेस्ट अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर बना है, तो शायद मुझे लगता है इसका नाम भी दिया गया है SWED, ठीक है, सिलिकॉन वेव गाइड इटेलॉन डिटेक्टर। तो ये आप नाम याद रख सकते हैं तो रखिए, वरना छोड़ दीजिए। Caravan लॉन्च किया गया है, लार्जेस्ट एवर ऑल इलेक्ट्रिक प्लेन टेक मैदान बॉयज़, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑल इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट। तो एक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया है और ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरह का जेट फ्यूल का यूज़ नहीं किया गया है, किसी भी तरह का एवियन फ्यूल का यूज़ यहाँ पर नहीं किया गया है। नाम याद रखना बिल्कुल, Caravan बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्या है, फुल्ली इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है, याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा वो भी Caravan। उससे आगे चलें, कुछ और छोटी छोटी चीज़ें कि दुनिया की सबसे ज़्यादा इंटरनेट स्पीड देखने को मिली। 1000 HD मूवीज़ एक ही सेकंड में डाउनलोड हो सकती हैं, इतनी ज़्यादा स्पीड यहाँ पर देखने को मिली। तो ये कुछ और अच्छी चटपटी सी खबरें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया के साइंस एंड टेक के हाइलाइट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या हाइलाइट्स हैं, इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, इसको रैंक किया गया है टॉप 500 के अंदर, 63 रैंक इसको मिली। तो पहले तो आपको यही याद रखना है कि परम सिद्धि है क्या। तो परम सिद्धि इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, दुनिया के टॉप 500 मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम्स में 63वें नंबर पर इसको वरीयता दी गई है, याद रखना, ठीक है। ओके, या ये देखिए, तो परम सिद्धि क्या है, इज एमंगेस्ट द वर्ल्ड्स पावरफुल AI सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। परम सिद्धि टॉप 500 मोस्ट पावरफुल में ये 63वें नंबर पर आया है और जॉइंटली डेवलप किया गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर इसको डेवलप किया गया है। ये एक्सीलरेट करेगा रिसर्च एंड डेवलप, ठीक है, कोविड-19 से लड़ने में और साथ ही बहुत सारे और भी कामों में ये हमारी मदद करेगा, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो परम सिद्धि के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, आप इसको छोड़ नहीं सकते। देखिए, एक होता है वाटर, वाटर होता है H2O। जब हम इसमें से हाइड्रोजन को अलग करते हैं, ऑक्सीजन को अलग करते हैं, तो हमें एक चीज़ मिलती है हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन की जनरेशन, तो वाटर से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन अलग करने के लिए वाटर से यहाँ पर एक उत्प्रेरक का यूज़ किया जाता है, कैटलिस्ट का,
ठीक है। तो उस कैटलिस्ट को बेसिकली वो महंगा होता है, इसीलिए हाइड्रोजन जनरेशन जो है वो कॉस्टली प्रोसेस हो जाती है। लेकिन हमने डेवलप किया है एक लो कॉस्ट कैटलिस्ट। तो यहाँ पर सस्ता जो कैटलिस्ट है जैसे मोलिब्डेनम डाइऑक्साइड, उसका यूज़ किया जाएगा ताकि वाटर से हाइड्रोजन का जनरेशन किया जा सके। तो याद रखना इस तरह की प्रोसेसेस यहाँ पर चल रही हैं। ऑलराइट, उसके बाद आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप किया ध्रुव। ध्रुव यूनिवर्सल नेविगेटर रिसीवर फ्लटर एंड। तो याद रखना ध्रुव क्या है, नेविगेशन रिसीवर है जो कि डेवलप किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। उसके बाद न्यू सिमुलेशन कोड टू अर्थ्स मैग्नेटोस्फीयर। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, आपको याद नहीं रखनी, ठीक है। तो काम की चीज़ नहीं है, ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है। ऑलराइट, ओके, ये देख लीजिएगा। जो कार होती हैं, कार में आपको पता है कि स्टील और एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है दरवाजे बनाने में, उसकी बॉडी बनाने में। तो उसको अब स्टील और एल्युमिनियम का यूज़ ना करके एक लाइट वेट एलॉय बनाया जाएगा ताकि जो कार का वज़न है वो कम किया जा सके। इस तरह की भी छोटी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। ओके, हमने एक फिश गिल से इलेक्ट्रो कैटलिस्ट बनाया है जो कि कम जो है वो लागत का होगा। फिश गिल से हम यहाँ पर इस तरह की चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। ये आपके काम की नहीं है, ये दोनों खबरें आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये देखिए, एक बैक्टीरिया का डेवलप किया गया है जो कि फर्टिलाइज़र और फंगिसाइड का यूज़ कम कर देगा टी प्लांटेशन में। टी प्लांटेशन आपको पता है कि इंडिया में असम में होती है, कुछ हिस्सों में साउथ इंडिया में भी होती है। तो वहाँ पर फर्टिलाइज़र और फंगिसाइड बेसिकली केमिकल का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो अब उस केमिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा, एक बैक्टीरिया डेवलप किया गया है। वो बैक्टीरिया वहाँ पर जो है केमिकल फ्री तरीके से प्लांटेशन कराएगा, टी की प्लांटेशन यहाँ पर यूज़ होगी। इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई की खोज हुई, इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई जिसका नाम है गोल्डन वर्ड पिंक। याद रखने का पॉइंट है, एंडेमिक है साउथ इंडिया की तरफ, तो साउथ इंडिया में ही मिलेगी, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। तो दुनिया की इंडिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई गोल्डन वर्ड विंग की खोज यहाँ पर हुई। ओके, फिर कुछ सैटेलाइट भेजे जैसे GSAT-20 कम्युनिकेशन, GSAT-30 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजा गया, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, याद रखना। फिर हमने भेजा PSLV C-49 के थ्रू EOS का मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजा गया। इसकी एप्लीकेशन ये है कि अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा कि एग्रीकल्चर लैंड कितनी है, फॉरेस्ट लैंड कितनी है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा सकता है। फिर हमने PSLV C-50 भेजा जो कि है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, याद रखिएगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ सकता है कि PSLV C-49 आगे दे देगा अर्थ ऑब्जर्वेशन, फिर नीचे लिख देगा PSLV C-50 कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर लिख देगा PSLV C-51 क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीके की आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद एस्ट्रोसेट जो कि आपका सैटेलाइट है इंडिया का, और इंडिया का मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट है। मल्टी वेवलेंथ का मतलब ये है कि जो सौर मंडल है उसमें जितनी भी तरह के रेडिएशन होते हैं, यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ठीक है, या फिर एक्सरेज हैं, उन सबका डिटेक्शन ये सैटेलाइट यहाँ पर करता है, ठीक। तो ये इसने डिटेक्ट किया अभी अभी यूवी लाइट को जो कि एक गैलेक्सी से आ रही थी जिसका नाम है AUDFS-01, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा बस याद रख लेना हो सके तो। ऑलराइट, ये तो थे छोटे छोटे करंट अफेयर्स जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके काम के हैं। एक मेंस के लिए करंट अफेयर बताया ऊपर, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की नई पॉलिसी जो कि जल्द ही आपके एग्जाम में दिखेगी। उसके बाद अगले आर्टिकल्स की तरफ चलें तो कोविड-19 वैक्सीनेशन में हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारी हालत कैसी है, इंडिया कहाँ पर है, ठीक है। तो ये आर्टिकल लिखा गया। ये आर्टिकल आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इस आर्टिकल को पढ़ने से अच्छा है कि आप रेगुलर जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ें। वहाँ पर चीज़ें आती रहती हैं कि कोविड शील्ड वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है, ठीक है, भारत बायोटेक है, ठीक है, तो उसकी वैक्सीन है ठीक है, तो कोवैक्सीन, ठीक। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पर आप रेगुलर न्यूज़पेपर के थ्रू पढ़ें, इन सबको यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये कुछ वैक्सीन्स हैं, कौन कौन से कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका कौन सा ट्रायल चल रहा है, इतना डिटेल में हमको बॉल बाय बॉल यहाँ पर नहीं जाना। ऑलराइट, फिर फाइज़र यहाँ पर रेगुलरली यहाँ पर ला रहा है, 91% तक एक्यूरेसी इसकी बताई जा रही है। चाइना की जो वैक्सीन है उसकी 50% एक्यूरेसी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि चाइना की वैक्सीन अलग कंट्रीज़ में अलग अलग प्रभाव दे रही है। तो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आप देखें तो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं यहाँ पर, सब जानने की ज़रूरत नहीं है।
कितने परसेंट इफेक्टिव वैक्सीन हैं वो सब भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इससे ऊपर तक का हमने पढ़ लिया है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक टू द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। देखिए न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन कितना है। न्यूट्रिशन का लेवल सही होना चाहिए, पॉजिटिव लेवल होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप जो खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन है ही नहीं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही इसमें कहा जा रहा है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फूड सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर आ गई थी, क्योंकि कोविड-19 के दौरान खाने के लिए भी लोगों के पास चीज़ें नहीं थी। चलिए आर्टिकल में देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, मतलब सबसे जो चिल्ड्रंस हैं उनको अन न्यूट्रिशनल, कहने का मतलब है नॉन न्यूट्रिशनल फूड सबसे ज़्यादा मिला लो इनकम कंट्रीज़ में और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, लाइक इंडिया। ठीक है, तो जैसी कंट्री इंडिया है वहाँ पर जो चिल्ड्रन है उनको न्यूट्रिशियस फूड बिल्कुल भी नहीं मिला कोविड-19 के दौरान। फिर उन्होंने कहा कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी ज़्यादा देखी गई अंडर 5 चिल्ड्रंस में। साथ ही वास्टिंग की प्रॉब्लम भी ज़्यादा देखी गई। अब ये क्या होता है, देखिए आपकी हाइट तो लगातार बढ़ रही है लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ रहा। इसको कहते हैं वास्टिंग की प्रॉब्लम, याद रखिएगा, इसको कहते हैं वास्टिंग की प्रॉब्लम। ठीक है, तो दो प्रॉब्लम मैंने गिनाई आपको, एक तो माल न्यूट्रिशन की, एक वास्टिंग की। दूसरा आप देखें तो हाउस होल्ड की इनकम में भी स्टीप डिक्लाइन हुआ, इनकम तो घटी, ये तो हम सबको पता है। साथ ही न्यूट्रिशियस फूड उसकी भी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई। पब्लिक हेल्थ डिसरप्ट हो गया सारा। ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस देखने को मिले। आंगनवाड़ी सेंटर्स और मिड डे मील के थ्रू जो खाना मिलता था उसमें भी काफ़ी हद तक गिरावट आई, क्योंकि स्कूल वगैरह बंद हुए तो बच्चों को मिड डे मील का खाना भी मिलना बंद हुआ थोड़ा सा। ठीक है, बट उसको भी घर घर भिजवाया गया, काफ़ी अच्छे प्रोविजंस यहाँ पर लिए गए। अच्छा, अब पॉइंट यूपीएससी के लिए क्या काम का हो जाता है, वो ये हो जाता है कि देखिए ये देखिए वास्टिंग। ठीक है, जो मैंने अभी बताया, आपकी हाइट बढ़ती चली जा रही है पर आपका वजन नहीं बढ़ रहा, ये एक्यूट माल न्यूट्रिशन इसको हम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वास्टिंग को एक्यूट माल न्यूट्रिशन कहते हैं। एक्यूट माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि ये सडन होने वाली प्रक्रिया है। अचानक से आपकी उम्र चल रही है, अचानक से ऐसा होगा कि आपकी हाइट तेज़ी से बढ़ेगी, आपका वजन घट जाएगा। तो दिस इज़ एक्यूट माल न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरी होती है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है आपकी एज बढ़ रही है लेकिन आपकी हाइट नहीं बढ़ रही। ठीक है, आप छोटे हो, जो बोना कह देते हैं ना उसको। ठीक है, तो आपकी हाइट बढ़ रही है लेकिन आपकी एज बढ़ रही है लेकिन हाइट नहीं बढ़ रही, तो उसको कहते हैं क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ये सडन प्रोसेस नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो वो धीरे धीरे बढ़ेगी, ये सब स्लो प्रोसेस है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने की, वास्टिंग रिलेट करती है एक्यूट माल न्यूट्रिशन से और स्टंटिंग रिलेट करती है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन से। दोनों पॉइंट याद रखने हैं। ओके उसके बाद एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी होती है तो वो रेगुलरली रिलीज़ होती रहती है। करंट अफेयर्स के थ्रू आप उन चीज़ों को जानें कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, कौन कौन से पिलर्स उसके अंदर हैं, और ये सब चीज़ें भी आपको जाननी है। ओके, अब प्रीलिम्स के लिए एक पॉइंट और है। देखिए मैंने बताया कि स्टंटिंग जो है वो क्रोनिक से रिलेट करता है। ठीक है, और जो वास्टिंग है वो रिलेट करता है एक्यूट से। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मैंने बताए। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट ये है कि जो अंडर वेट है, ठीक है, अंडर वेट, आपकी एज बढ़ती चली जा रही है, वेट आपका बढ़ नहीं रहा। ठीक है, इज़ अ कंपोजिट इंडिकेटर एंड इंक्लूड बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। तो ये दोनों को रिलेट करता है, दोनों को इंक्लूड करता है, एक्यूट को भी और क्रोनिक को भी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, इस तरीके के पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। और फिर अगर हम देखें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा 2015-16 में, तो कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर हर दूसरा बच्चा उसको माल न्यूट्रिशन था। ठीक है, उसको कुपोषण था, हर दूसरा बच्चा इंडिया में जो है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए मेंस में लिखने के लिए। सारा डाटा ज़रूरी नहीं है बट कुछ तो ज़रूरी है। अब ये भी कहा जा रहा है कि 2040 तक इंडिया की वर्कफोर्स में जो 46% वर्कफोर्स होगी उसमें सब बच्चे जो हैं वो, आज का यूथ जो है वो जब तक जो बच्चे हैं मतलब वो यूथ हो जाएंगे 2040 तक, तो उनकी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। कोविड-19 ने जो भी डिसरप्शन किया है उसके ज़रिए इन चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। बाकी आर्टिकल काफ़ी अच्छा नहीं था बट जो भी पॉइंट्स निकले वो मैंने यहाँ पर कवर कराए। ओके, आगे चलते हैं। देखिए आगे चलने से पहले एक टर्म को जानिए, जीनोम क्या होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, इन द फॉर्म ऑफ
क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये सब जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का रूप होते हैं। अगर मैं इन सब का एक कंप्लीट सेट बना लूँ तो मैं कहूँगा कि उस ऑर्गेनिज्म का जीनोम मेरे पास है, मेरे पास, और उस ऑर्गेनिज्म की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। मैं इससे एक दूसरा उसी तरीके का ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकता हूँ। ठीक है, जीनोम का मतलब समझ में आया। जीनोम का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिज्म की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक सेट बना लिया जाए, उसको जीनोम कहते हैं। बस बात इतनी सी है, अब समझ में आई। अच्छा, उसी के आगे अगर हम देखें तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1990s में। और ये लगातार 2013, 14, 15 और अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इस पर क्वेश्चन भी नहीं आए तो पूछा जाने की पूरी संभावना है। अच्छा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब समझिए। मैंने आपको जीनोम बताया, एक ऑर्गेनिज्म की जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका सेट बना लो। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या मतलब हुआ? जितने भी ह्यूमन हैं पृथ्वी पर जितने भी तरह की ह्यूमन हैं, कहने का मतलब है इंडियन हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियंस हैं, तो सबकी जीनोम अलग अलग हैं, सबके जीन्स अलग अलग हैं, सबकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अलग अलग है। तो सबका सेट बना लो, सबका अलग अलग सेट बना लो, फिर उसका कंपोजिट सेट बना लो, ये हो गया प्रोजेक्ट। बात समझ में आई? तो दुनिया में जितने भी ह्यूमन की प्रजातियां हैं उन सब का एक जीनोम का सेट बनाओ और उसको कह दिया जाएगा कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। इसके अंदर दुनिया भर के सभी ह्यूमंस का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। राइट, ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट समझने की कोशिश कीजिए। तो आर्टिकल में कोविड-19 पेंडेमिक को थैंक्स कहा जा रहा है क्योंकि इसने इस रिसर्च को बढ़ाने में मदद की। कोविड-19 जीनोम सीक्वेंसिंग में जो रिसर्च हुई उससे बढ़ोतरी देखने के लिए मिली साइंस इन क्षेत्र की तरक्की में। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट बताया जा रहा है। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो फर्स्ट पब्लिकली किया गया था बाय नोबेल लॉरिएट रेनेटो डुबैको। ठीक है, तो इनके द्वारा ये आइडिया जो है वो लाया गया था। और उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें तो नोइंग द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस वुड फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंसर। देखिए, कैंसर ही नहीं, हर तरह की बीमारी को अंडरस्टैंड करने में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो हमारी मदद करेगा। ठीक है, हर तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने में आप क्लोनिंग कर पाएंगे। आप मैं कह सकता हूँ कि जो, देखिए, क्लोनिंग तो हो ही जाएगी। उसके बाद अगर आप और भी तरह की डिजीज़ हैं, ठीक है, डिजीज़ की प्रॉब्लम्स हैं कि किस क्षेत्र में किस तरह की डिजीज़ होती हैं, क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, उनका भी आप सीक्वेंसिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं उसके फ़ायदे भी बताऊंगा। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड हैं। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया। धीरे धीरे जब उन पर हर्डल भी आई और लगा कि प्रोजेक्ट सफल नहीं होगा, बट एट लास्ट प्रोजेक्ट को सफलता मिली। और कॉलिंग फॉर अ 15 ईयर प्रोजेक्ट ये डिक्लेयर किया गया कि 15 साल के लिए हम इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे। और इसकी फंडिंग $200 मिलियन ए ईयर डिफाइन की गई, यानी कि इतना पैसा इसके लिए हर साल दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, सारी कंट्रीज़ एक साथ आई। लेटर सेवरल कंट्रीज जॉइंड द एफर्ट। ह्यूमन जो जीनोम प्रोजेक्ट है उसको ज्वाइन किया। फ्रांस ने, जापान ने, कनाडा ने, जर्मनी ने। और ये एक इंटरनेशनल पब्लिक कंसोर्टियम के रूप में सामने आया जिसको कहा गया ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सारी कंट्रीज़ हिस्सा ले रही थी और ये एज अ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो गया। और राइट, उसके बाद अगर आप देखें, सबसे पहले हमने सिर्फ यही सोचा था कि जब 1995 था उस समय हमने यही सोचा था कि जीनोम की सिर्फ मैपिंग करेंगे, डाटा इकट्ठा नहीं करेंगे, सिर्फ मैपिंग करेंगे। लेकिन फिर आगे चल के ये सब सोचा गया कि नहीं, हमको एक पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। जीनोम इन्फॉर्मेशन हमको हर एक जो ह्यूमन है उसकी चाहिए होगी और एक ऐसा डाटाबेस तैयार करेंगे जिससे हर चीज़ से लड़ा जा सके। ओके, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। अब मैं आगे चलूँ तो आप ये देखिए पहले, या अब ऐसा प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में चल रहा था तो इंडिया में भी सेम प्रोग्राम लॉन्च किया गया, हालांकि काफ़ी दिनों बाद लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली अप्रूव किया है 2020 के अंदर, फरवरी 2020 की खबर है कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट में इंडिया की जेनेटिक डाइवर्सिटी को यहाँ पर मतलब एक तरीके से उसका जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी, उसका जीनोम डाटा, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से सेट बनाया जाएगा उसका जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक, तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है ये इंस्पायर्ड हुआ है बाय द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि मैंने बताया आपको 1990 से शुरू हो चुका था। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को इन द लाइन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया गया है।
और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा इंटरनेशनल है और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट नेशनल है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये मेजरली फोकस कर रहा है फॉर द वाइट पीपल ओनली। ठीक है, तो जो बेसिकली अर्बन मिडिल क्लास पीपल हैं, अर्बन मिडिल क्लास पीपल ऑफ द डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, उनकी तरफ ये जो ज़्यादा फोकस है, और इसका जो फोकस है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ या जो ब्लैक पीपल्स हैं, ठीक है, उनकी तरफ, या लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ इसका फोकस नहीं है। तो इंडिया इज़ अ लो इनकम कंट्री, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, तो वहाँ पर भी इस तरह का प्रोजेक्ट चले, इसीलिए इंडिया ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ओके, ऑलराइट, अभी इसके बारे में और भी बताऊंगा। ये देखिए, इंडिया वॉज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो ये पॉइंट भी याद रखना कि इंडिया जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। ओके, उसके बाद इंडिया में कई तरह के डॉक्टर्स हैं जो जिन्होंने ज्वाइन किया, ये सब डॉक्टर्स के नाम हैं, उनकी स्टडीज़ हैं, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जीनोम रिसर्च इन इंडिया फ्लोरिस्ड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, इंडियन साइंटिस्ट बिकेम द पार्ट ऑफ जीनोम एशिया 100 के प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या था, देखिए, एशिया में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जीनोम एशिया 100 के प्रोजेक्ट। इसमें जो आसान इंडिविजुअल्स हैं 1 लाख, ठीक है, तो 1 लाख लोगों को लिया जाएगा एशिया से, उनका जीनोम सीक्वेंस किया जाएगा और उनका जेनेटिक डाटा इकट्ठा किया जाएगा। तो ये सब सिंपल तरीके से समझो कि पहले इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चला गया, फिर एशिया के लेवल पर जीनोम एशिया प्रोजेक्ट चलाया गया, फिर इंडिया के लेवल पर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट चलाया गया। मकसद सबका एक ही है, लोगों को लो, उनका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करो, उसका सेट बनाओ, डाटा इकट्ठा करो, ताकि आने वाली बीमारियों से लड़ा जा सके, आने वाली समस्याओं से लड़ा जा सके, क्लाइमेट चेंज में अडेप्शन के लिए काम में आए। ये सब प्रोजेक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या काम किया गया था। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 प्रोजेक्ट चलाए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। पहला था CSIR के द्वारा चला गया और दूसरा था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा चला गया। जो CSIR था, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उन्होंने चलाया इंडिजीन प्रोजेक्ट। तो याद रखिएगा, इंडिजीन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है CSIR के द्वारा, नॉट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इंडिजीन प्रोजेक्ट के अंदर 1008 इंडियन इंडिविजुअल्स की वही काम किया जाएगा जो हर प्रोजेक्ट में किया जा रहा है। उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसका सेट बनाएंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो इंडिजेन प्रोजेक्ट में 1008 आपको याद रखना है इंडियंस का जो है वो डाटा लिया जाएगा। ओके, उसके लिए कार्ड्स लॉन्च किए गए हैं, इंडिजीनोम कार्ड्स, और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई CSIR के द्वारा। ये छोटी खबरें हैं। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भी अनाउंस किया एक प्रोजेक्ट, एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 2020 में स्टार्ट किया, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये उसमें यही करेंगे, सेम काम करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, सेम काम करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे जीनोम की, थाउजेंड्स ऑफ इंडियन, ठीक है, तो जितने भी इंडियंस इसमें पार्टिसिपेट कर सकें उतना अच्छा है। तो उन सबका यहाँ पर जीनोम इकट्ठा किया जाएगा, ताकि in the terms of geographical coverage, caste, tribals, linguistic groups, it aims is to ultimate build a grid of the Indian reference genome to understand fully type and nature of disease and traits that comprise the diverse Indian population। इंडियन पॉपुलेशन में कितनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उन सबको देखने के लिए ये प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। 238 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च भी इसमें कोलैबोरेशन के रूप में पार्ट कर रहा है। साथ ही 20 इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी इसके साथ में हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना था। अच्छा, आर्टिकल तो ख़त्म हुआ, बट मेरी तरफ से कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे बेनिफिट क्या होंगे, ठीक है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की बेनिफिट क्या होंगे, बेनिफिट होंगे प्रिसीजन हेल्थ केयर। देखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट की जीनोम जीनोम मैंने बताया जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। देखिए, किसी भी पेशेंट को कोई भी बीमारी है, हमें उसका ब्लड तक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उस पेशेंट की जियोग्राफिकल कंडीशंस जानेंगे, हम पता कर लेंगे कि उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसी होगी, उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जनरली लीड टू द हार्ट अटैक इन साउथ एशियंस बट टू स्ट्रोक इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द अफ्रीका, ठीक है। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं वो अगर एशिया के लोगों में हो रही हैं तो वो हार्ट अटैक का कारण बनती है,
लेकिन अफ्रीका में हो रही हैं तो वो स्ट्रोक्स का कारण बनती हैं। तो ये आपको पता चल गया जेनेटिक डाइवर्सिटी के थ्रू। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर काम में आएंगी, एग्रीकल्चर में भी हेल्प करेंगी, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स डेवलप करनी है, ठीक है। तो सेम बेनिफिट यहाँ पर होंगे कि कौन सा प्लांट पेस्ट के खिलाफ लड़ सकता है, इंसेक्ट्स के खिलाफ लड़ सकता है, और अदर इश्यूज भी यहाँ पर कवर हो सकते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ेगा साइंस के क्षेत्र में, ये तो होना ही है। कुछ हर्डल्स भी आ रहे हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे साइंटिफिक रेसिज्म देखने को मिला कि वाइट लोगों का ही यहाँ पर जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च किया गया है, सिर्फ उन्हीं की जो है वो जीनोम आइडेंटिटी यहाँ पर बनाई गई। उसके बाद अगर आप देखें तो डाटा एंड स्टोरेज प्राइवेसी वाला इशू आ जाता है। डाटा प्राइवेसी बिल अभी इंडिया में पेंडेमिक है, तो वो इंडिया में पेंडिंग है, तो इस चीज़ का हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है। फिर मेडिकल इथिक्स का पर्सपेक्टिव आ जाता है, भी क्या ज़रूरत है, जब ख़त्म होंगे सब एक साथ ख़त्म होंगे, तो अभी इतना ज़्यादा उछलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेडिकल इथिक्स का पर्सपेक्टिव भी यहाँ पर आ जाता है। राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इतना काम का था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। मेंस प्री कोई भी क्वेश्चन आए कर पाओगे, क्विज दूंगा उसमें आपको करना है, तो आप देखिएगा कि किस तरीके की चीज़ें चलती हैं। और राइट, फिर ये आर्टिकल आपको नहीं पढ़ना, ये एक पर्सन के बारे में, पर्सन इन न्यूज़, तो आपको ये आर्टिकल नहीं पढ़ना। उसके बाद बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स की, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक्स आपको पता है कि इंडिया में भारत नेट प्रोजेक्ट चला हुआ है, BHARAT, भारत NET नेट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जितने भी विलेज पंचायत हैं उन सबको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करना है इन मतलब ऑप्टिकल फाइबर के जरिए। फाइबर ऑप्टिकल्स यूज़ होती हैं बेसिकली हाई स्पीड इंटरनेट को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो हाई स्पीड इंटरनेट को ट्रांसफ़र करने के लिए इस जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं इनको बिछाया जा रहा है जगह जगह पर, इंडिया में भी अंडमान निकोबार तक में बिछाया गया, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल निकला है, ठीक है। तो याद रखिए, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है डॉक्टर कैपेनी को। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानेंगे, ओके। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यूज़ क्या है फाइबर ऑप्टिक्स के। ड्रोन का यूज़ पूछ पूछ चुका है, ठीक है, यूपीएससी, तो अब ये भी पूछ सकता है। देखो डेकोरेशन में यूज़ होता है, इस तरह की कलरफुल लाइट्स यहाँ पर निकल करके आएंगी। मेडिकल डिवाइसेस के रूप में यूज़ हो सकता है, ये देख सकते हैं आप, ठीक। फिर अगर आप देखें तो इंटरनेट में यूज़ हो सकता है, फाइबर सेंसर्स बनाए जा सकते हैं, फिर मिलिट्री और स्पेस यूज़ भी किया जा सकता है। तो जनरली आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए पेपर के दौरान, और ऑल ऑफ द एबव पर टिक लगा करके आइए अगर हो सके तो, ठीक है, ओके। ये वाटर के नीचे भी काम कर सकते हैं, अंडर द ओशन भी ये वर्क कर सकते हैं, तो याद रखना। उसके बाद आगे चलें, ये देखिए, तो हमें फाइबर ऑप्टिक्स की ज़रूरत क्या है, क्या हम सीधे कॉपर केबल्स का यूज़ नहीं कर सकते जो पहले यूज़ होती हैं, जो अब भी घरों में यूज़ होती हैं? क्या हम इंटरनेट ट्रांसफ़र के लिए, हाई डाटा ट्रांसफ़र के लिए केबल जो कॉपर वाली वायर है उनका यूज़ नहीं कर सकते? तो हम उनका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक इफ़ेक्ट होता है स्किन इफ़ेक्ट, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट बस आपको याद रखना है कि एक स्किन इफेक्ट होता है, और हाई फ्रीक्वेंसीज उससे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, ठीक। तो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कॉपर वायर से, ठीक है। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है इन द मॉडर्न डे 5G कम्युनिकेशन के लिए हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए ही ये संभव है, ओके। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ओके। ना तो ये याद रखना है कुछ भी, ये सब आपकी समझ में भी नहीं आएगा, ना ही आपको ये सब कुछ याद रखना है, ठीक है। तो जितना आपको ये बताया गया सिर्फ इतना ही आपके काम का था। और राइट, ये सब भी भूल जाइएगा कि क्या चल रहा है, ये भी किसी काम का नहीं था। या ये अगला आर्टिकल है, फीचर आर्टिकल, यूएन ओशियन साइंस डिकेड यहाँ पर है। 2021 से 2030 का जो डिकेड हमने यूनाइटेड नेशन ने कहा है ओशियन साइंस के ऊपर डिकेड है। ओशियंस के अंदर साइंटिफिक क्षेत्र में कितनी तरक्कियाँ कर सकते हैं उतनी तरक्कियाँ यहाँ पर की जाएंगी 2021 से 2030 तक, ओके। तो याद रखिए 2021 से 2030 तक का जो हमने समय दिया है वो दिया है साइंस के क्षेत्र में तरक्की करने के लिए, ओके। यहाँ पर एक कोट भी दी हुई है, आप यूज़ कर सकते हैं। पीपल डू नॉट रियलाइज दैट वाटर इन द लिक्विड स्टेट इज़ वेरी रेयर इन द यूनिवर्स। ये बात बिल्कुल सही है, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी वाटर के सोर्सेज नहीं दिख रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो आपको इसकी कदर करनी चाहिए, अर्थ पर ये चीज़ मौजूद है।
तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 72वां सेशन था, उन्होंने कहा कि 2021 से 2030 तक हम कहेंगे डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉर द डिकेड बिगिन होगा जनवरी 2021 से। ओशन साइंस का मतलब होता है कि साइंस के जरिए ओशन को बचाना है, वाटर को कंजर्व करना है, और ओशंस यानी लाइफ बिलो वाटर उसको भी बचाना है। यहाँ पर देखिए डिकेड कहता है कि हमें कोऑपरेशन करना है, डेवलप करने हैं साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज बनानी है, सो डैट इट कुड कनेक्ट ओशन साइंस विद डैट ऑफ द नीड ऑफ द सोसाइटी। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। ओके, उसके बाद अगर आप देखें तो एक होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14, याद रखना है। ये लाइफ बिलो वाटर को जो है ये कहता है स्ट्रेस द नीड टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज ऑफ द वर्ड्स ओशियन। जितने भी ओशियंस हैं उन ओशियंस को सही से यूज़ करो, मतलब सस्टेनेबली यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि आप सारा ओशन खाली कर दो अगर आपको छूट दे दी जाए। सी है, मेराइन रिसोर्सेज हैं, उनका यूज़ थोड़ा सही से करो, उनको कंजर्व भी करना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद ओशियंस की कुछ खास बातें दी गई हैं कि ओशियंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो काम करते हैं। एक, आप देखिए कि जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ओशियंस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब्स करते हैं, और साथ ही जितनी भी ऑक्सीजन पृथ्वी पर मौजूद है उसकी 50% ऑक्सीजन ओशियंस के थ्रू जनरेट होती है। प्रोड्यूस करते हैं मोर देन 50% ऑफ द इसेंशियल ऑक्सीजन। कैसे? तो वो इसके ज़रिए एक एक फ्लोरा होता है फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, याद रखिएगा, फाइटोप्लैंक्टन माइन्यूट ओशियन फ्लोरा। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड ड्रिफ्ट करता है विद द करंट्स। अच्छा, इसका काम क्या है देखिए, फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट का यूज़ करते हैं, साथ ही अपना फूड बनाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट का यूज़ करते हैं और अपना फूड तैयार करते हैं। फूड तैयार करने के साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जनरेट ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो ओशियंस ऑल्सो कैप्चर अराउंड 90% ऑफ द हीट जनरेटेड फ्रॉम एमिशन। ये मैंने आपको बताया कि CO2 यहाँ पर एब्जॉर्ब की जाती है ओशियंस के थ्रू, और ओशियंस के अंदर फाइटोप्लैंक्टन इस काम को करते हैं, O2 को जनरेट करने का काम भी करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और राइट, उसके बाद आगे बढ़ें तो एक टर्म दी हुई थी ओशन हाइपोक्सिया, याद रखना। ओशन हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो वाटर में कम हो गया है। तो ऑक्सीजन का लेवल कम होना वाटर में ओशन हाइपोक्सिया कहते हैं। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब किया जाता है ओशियंस के द्वारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ओशियंस के अंदर जाकर के कार्बोनिक एसिड का फॉर्म ले लेती है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्म ले लेगी तो आपको पता ही एक एसिड के रूप में हो गया, तो ओशन जो है वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, ओशन जो है वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा। उस ओशन के एसिडिक होने को कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। तो ओशंस के अंदर एसिड की मात्रा का बढ़ जाना उसको कहते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि एब्जॉर्ब्ड CO2 इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाती है। तो ये इस तरह के छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें, ये देखिए, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स इन द ओशियन यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो जैसे मैंने फाइटोप्लैंक्टन के बारे में बताया, तो सेम और भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी यही काम करते हैं, और CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, O2 को यहाँ पर बनाते हैं। अच्छा, ये भी देखिए आप, CO2 का ज़्यादा डिजोल्व होता है कोल्ड वाटर में। CO2 ओशियंस के अंदर ज़्यादा जाएगी अगर ओशियंस ठंडे होंगे तो। याद रखिएगा, ओशियंस कोल्ड होंगे तो CO2 ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्ब होगी। तो ओशियंस हॉट होते चले जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण, यानी CO2 अब ओशियंस के अंदर कम जानी शुरू हो गई है। तो ये हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। मैंने जो ये पॉइंट बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर डिजोल्व्ड इन द कोल्ड वाटर, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर डिजोल्व्ड इन द कोल्ड वाटर एंड लेस डिजोल्व्ड इन द हॉट वाटर, याद रखिएगा। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। प्रॉब्लम्स हैं जैसे ऑयल स्पिल की प्रॉब्लम है। ऑयल स्पिल अब ये भी देखने को मिला, मॉरिशस के कोस्ट पर एक शिप था MV वाकाशियो, उससे ऑयल यहाँ पर बह गया, और उससे होने वाली परेशानियाँ मैंने वीडियो के जरिए आपको बताई थी। वीडियो यहाँ पर क्लिक कीजिए, आई कार्ड आ रहा होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि
किस तरीके से वो नुकसान किया था, उस वीडियो के अंदर भी मैंने वीडियो बना करके चीज़ें समझाई हैं। तो यहाँ तक का पॉइंट आपका क्लियर है। उसके बाद अ, उसके बाद आपको ये सब कुछ नहीं जानना, ठीक है। ये सब आप एनवायरनमेंट की बुक से पढ़िए कि IUCN क्या होता है, ठीक है। IUCN क्या होता है, CBD क्या होता है, कन्वेंशन, ठीक है। साइट्स क्या होता है, सिट्स क्या होता है, UNFCCC क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से पढ़नी है। आगे चलते हैं। ओके, ये कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल है, ब्लैक होल, सिंगुलैरिटी, सेग्रियस, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। ये है आर्टिकल, और ये आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है 2020 में जो फिजिक्स मिला, फिजिक्स का पुरस्कार मिला सन रोजर पेनरोज को, और इनके साथ एंड्रे गेस को एंड रेनहार्ड गेंजल को, इन तीनों को मिला 2020 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी ब्लैक होल की, और इन्होंने ये भी बताया था कि ब्लैक होल जो है वो इन्होंने सिंगुलैरिटी के बारे में बताया एक तो, और साथ ही बताया कि ब्लैक होल मिल्की वे के यानी गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में होता है। वो सब चीज़ें मैंने आपकी जो शायद अक्टूबर या नवंबर, सॉरी नवंबर की मैगज़ीन थी शायद, मैं यहाँ पर आई कार्ड डाल दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके 20 मिनट में आपको तीनों तीन नोबेल प्राइज़ के बारे में पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर आई कार्ड लगा दूंगा, आप वहाँ पर जा कर के क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। टाइम जो है आपको प्रिजर्व करना है। मैंने सिंगुलैरिटी के बारे में बताया था वहाँ पर, मैंने ये भी बताया था कि मिल्की वे का जो सेंटर स्टार्ट है उसको क्या कहते हैं, वो सब चीज़ें भी मैंने वहाँ पर क्लियर की हैं। ओके, और इस आर्टिकल को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलें तो एक्सरे की डिस्कवरी को 125 साल हो चुके हैं। एक्सरे अगर मैं बात करूं तो एक्सरे की खोज की थी विल्हेम कॉनराड रोंगटन ने, तो नाम याद रखिएगा। इन्होंने इसकी खोज की थी, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजिक्स का 1901 में, ठीक है। अब इनकी खोज जो थी वो धोखे से हो गई थी, एक्सीडेंटली खोज थी, कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया। तो इन्होंने एक्सरे की खोज की, हमारे लिए इतना काम का है। ओके, अब इन्होंने ये सब कैसे किया, क्या कर रहे थे, वो सब काम का नहीं है। ओके, तो ये देखिए पॉसिबल एप्लीकेशंस क्या हैं एक्सरे की। देखिए, एक तो मेडिकल यूज़ है, आपको पता होगा, आप एक्सरे वगैरह कराने जाते हैं, और नॉन मेडिकल यूज़ भी हैं, जैसे डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ है, फ्रैक्चर बोन है, डिटेक्शन ऑफ बुलेट्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है। बुलेट का डिटेक्शन भी कर लेते हैं। तो ये एक्सरे के कुछ यूजेस आपको पता होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मिस्टर रोंगटन को 1901 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स का, ठीक है। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स अवार्ड किया गया और मिस्टर रोंगटन को, और इन्हें रॉयल मेरिट ऑफ द मेरिट के लिए भी इन्हें बुलाया गया, बट इन्होंने मना कर दिया, ही रिफ्यूज़, बिकॉज उन्होंने कहा कि साइंटिफिक डिस्कवरीज जो होती हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के लिए होती हैं और पर्सनल गेन के लिए उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। तो ये जो लाइन है इथिक्स के पेपर में आपके काम आ सकती है, जब भी साइंटिफिक कोई स्टडी हो आप इनका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं जानना आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको और कुछ नहीं जानना। APJ अब्दुल कलाम, फादर ऑफ इंडियन मिसाइल, इनके बारे में एक आर्टिकल निकला है। आर्टिकल कहने का मतलब है कि आर्टिकल को अगर आपके पास टाइम हो, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया हो, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, वरना ना भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। इनकी खूबियाँ बताई गई हैं कि एंगर नहीं था, इन्हें ईगो नहीं था, ऑनेस्ट थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, पॉजिटिव एटीट्यूड था, कंपैशनेट आउटलुक था। तो ये कुछ इनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड चीज़ें थी। आप इस आर्टिकल को पढ़ के इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ से हासिल कर सकते हैं। बट UPSC के लिए आर्टिकल काम का नहीं है, इंटरव्यू के लिए ये आर्टिकल थोड़ा सा काम का हो जाता है। अगर आप अपने फेवरेट पर्सन में APJ अब्दुल कलाम का नाम लिखते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि उनकी कुछ खासियत बताइए, और आपने कह दिया सर उनकी खासियत है कि वो ऑनेस्ट थे, अब वो आपसे पूछेंगे कि ऑनेस्टी आपको क्यों लगता है कि वो ऑनेस्ट थे, तो आप उनकी ये वाली स्टोरी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आप रीड कर सकते हैं, बुक नीचे पड़ी हुई है और आप उसको देख सकते हैं PDF, ठीक है। साइंस जर्नलिज्म फोरम हो रही है, हमारे काम की नहीं है। उसके बाद देखें तो ये आर्टिकल आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। जो वर्ड्स होते हैं उनकी जो अ, आप कह सकते हैं उनके बारे में बताया गया है एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे इतनी ज़्यादा काम की नहीं, हाईलाइट इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। टाइगर मौत की एक नई सब स्पीसीज निकली है, नहीं जानना क्या है, ठीक है। एक तरह की तितली हम इसको कह सकते हैं, टाइगर मौत,
ठीक है। फिर कोविड-19 पे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं कि क्या किया जाए ऐसा हो, क्या किया जाए वैसा हो, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर कुछ यहाँ से आप टी जो चाय होती है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आप लोग कीजिए, अपने मन से कीजिए। एग्स के ऊपर यहाँ पर क्विज दी गई है, ठीक है, तो कि जो अंडे होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हैं। और कुछ भी नहीं है नीचे पूरी पत्रिका में। तो ये पूरी पत्रिका मैगज़ीन हमने यहाँ पर कवर की, और साइंस रिपोर्टर में जितना भी काम का था वो सब हमने यहाँ पर कवर किया। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब मारो चैनल को, और जगह जगह पर शेयर करो। ठीक है, पूरी देखो वीडियो को, अच्छी है, ठीक है, काम में आएगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।